करे सोल्व। n मल्टीप्लाई विथ अपॉन स्मॉल v। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, n नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ओके, मल्टीप्लाई विथ v वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी लिख सकते हो चाहो तो। यहाँ पे क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आगे क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल। ओके, फॉर्मूला, एन नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, कितना है, एन बीसीसी के लिए कितना है, एन की वैल्यू 2, सो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल्स टू 4r/√3, याद हुआ, याद हुआ। ओके, सो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r/√3, ठीक है, का क्यूब। इसका क्यूब कर लेते हैं एक बार, करें क्यूब, कितना आएगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 64 आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 2√3, क्या रहेगा, 2√3, ठीक है, याद रखना 2√3। ये आर क्यूब से आर क्यूब कट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, या चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो मैं बता देता हूँ। सो कितना हो जाएगा, 8/3 पाई, इसको ऊपर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 2√3/64, आया समझ में, ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 64 से ये 8 कट गया, तो ये नीचे बचेगा 8, ठीक है, और फिर ये 8 से ये 2 कट हो गया, कितना बचेगा, 4, सो कितना बचा, 5/√3/3 इंटू 4, सो ये हो जाएगा पाई 3.14 इंटू, इसका वैल्यू 1.72 ऐसा कुछ होता है ना, √3 का, 3 इंटू 4 करो। हाँ, इसको याद रखना, यहाँ पे 100 भी करना है, वो अलग से, फिर मैं चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो। कैलसी नहीं लाए क्या, फ़ोन है आपके पास, हाँ तो कैलसी से करो फटाफट। क्या, 0.45 आ रहा है, करो एक बार मल्टीप्लाई करो, कुछ मिसिंग लग रहा है, 3√3 होता है शायद, सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, 3√3 होता है, तो ये 3 से ये 3 कट होगा, और इससे ये, तो ऊपर बचेगा पाई इंटू
√3 डिवाइडेड बाय नीचे, नीचे सिर्फ 4 बचेगा। 4 भी क्यों, 8 बचेगा नीचे। हाँ नीचे 8 बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 8 करो। 8, हाँ। ये दोनों मल्टीप्लाई करो ऊपर का और नीचे डिवाइडेड बाय 8। 0. वेरी गुड, ये सही है। एक्चुअली वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती हो गई। ये कितना आ रहा है? 0.67। आगे भी तो कुछ वैल्यू आ रही होगी। 51, मतलब 5 के ऊपर है तो 68% लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 67.51%। अप्रोक्स कितना होगा? 68%। चेक करो एक बार बुक में। बीसीसी, अरे लिखा हुआ है इधर ही, इधर ही। फिर ये समझ में आया क्या देख के? नहीं, ये देख के इधर समझ में आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन मैंने अलग मेथड से, मैं मतलब इसके मेथड से सेम टू सेम नहीं किया है मैंने। ये मेथड समझ में आया आपको? कितना आ रहा है? 68%। ओके, स्टेप बाय स्टेप याद रखना। 2/3, 2 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³। सो a को हमने ले लिया ये, ठीक है। फिर वैल्यूज़ को सिर्फ सॉल्व करते गए और आगे बढ़े। अब इसमें याद रखना, यहाँ पर जब आप क्यूब करोगे तो ये आंसर आएगा 3√3। √3 का क्यूब होता है 3√3, ठीक है। उसमें देखोगे पीडीएफ में तो समझ में आ जाएगा ना। यस, ओके। ए की वैल्यू क्या लेना है? ए इज इक्वल्स टू 4r/√2। याद रखोगे, 4r/√2। 3 नहीं, 2। अरे ये एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब एफसीसी के लिए ये वैल्यू याद रखनी है, √3 की जगह √2। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, ठीक है। अभी क्या करना है, एन मल्टीप्लाई विथ, वापस मैं इस पर ही सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट एफसीसी के लिए क्या करना है? पीडी परसेंट आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाई विथ कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी। तो क्या हो जाएगा पीसीसी के लिए, सॉरी एफसीसी के लिए? 4 × 4/3 πr³। ओके, आगे बोलो। 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³। ए कितना है बोलो? हाँ अभी बोला था 4r/, ओके। 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³ कितना है? 4r/√2 का क्यूब। तो क्या आंसर आएगा? 4 × 4, वो डायरेक्टली लिख लो, फिर अपन कट करेंगे तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा? 64r का क्यूब डिवाइडेड बाय 2√2। ये आंसर क्या है? इसका क्यूब 2√2 होता है। √2 का क्यूब कितना होता है? 2√2। ये इससे ये कट हो गया, इसको ऊपर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 रूट, क्या हो जाएगा? 2√2 डिवाइडेड बाय 64। ये इससे कट हो गया, कितना आएगा? ये दोनों कट हो रहे हैं ना, यहाँ 8 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सॉरी, 8 नहीं, सॉरी 4 आएगा। ऊपर 16 लिख दूँ? इन दोनों का आंसर कितना होता है? 16। 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ नीचे क्या आ रहा है? 4। ओके, ये इससे कट हो रहा है, नीचे क्या आ रहा है? 2। ऊपर क्या बच गया? √2 बच गया है ऊपर। और कुछ बचा है?
पाई भी बचा है ना, पाई पाई लिखा नहीं मैंने, सॉरी। तो रूट टू इंटू पाई डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, 3 इंटू 2, ये भी बचा है ना। तो 3 इंटू 2 पाई, ये 1.41 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 6 करो, इंटू 100 करना है। आंसर बताओ। हाँ, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, बस दो का ही याद रखो। हाँ, क्योंकि इसमें तो दो ही वैल्यू। वरना फिर एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है तो फिर कहाँ से ढूंढोगे। वैसे दी जाती है वैल्यूज, उसमें पेपर में रहती है शायद, तो लोग देते हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम। 0.73, आगे भी तो कुछ होगा, 79 भी होगा ना। ओके, तो इंटू 100 कितना आएगा, 73.79%। मतलब इसको अप्रोक्स कितना लिखूंगा, 74%। चेक करो लास्ट वाला। आ गया। एग्जाम में ये 3-3 मार्क के आएंगे डायरेक्ट। अब तीनों में से कोई भी आ सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है वो स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो इजी है, सिंपल क्यूबिक। ये बाकी दोनों पूछते हैं एग्जाम में। तो मेथड सेम है, सिर्फ ये यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे चेंज होगा बस। ये रूट 2 उसमें रूट 3। लास्ट का मेथडोलॉजी समझ लो कि कैसे सॉल्व करना है बस। यहाँ के आगे स्टेप समझ में आ गए तो कर लोगे इजीली, क्योंकि यहाँ तक तो पता है। इसके आगे इसको सॉल्व करना है। ये 64r³ और ये हो जाएगा रूट 2 उसमें 3√3 बस। फिर इसको घुमाना है, ये r³ से r³ कट गया, फिर घुमा दो, फिर कट वट कर लो, फिर जो आंसर आएगा तो लास्ट में सॉल्व कर लो। और सॉल्व नहीं भी करना है तो याद करके चले जाओ। याद करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 ही है। FCC रहेगा तो मालूम है 74% आएगा, BCC रहेगा तो मालूम है कि 68% आएगा, तो कर सकते हो बस। मैं बाय हार्ट करने को प्रमोट नहीं करता हूँ, जितना हो सके सॉल्व करके ही करो, पर एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होती है। न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल को बाय हार्ट करके जा ही नहीं सकते, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सिर्फ कर सकते हो इसका आंसर, क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। आंसर देखते हैं और एक दो स्टेप देखते हैं, ये बराबर लिखा कि नहीं, ये बराबर लिखा, बस ये 3 देखेंगे। फॉर्मूला बराबर लिखा है या नहीं, ये बराबर लिखा है या नहीं, बाद में लास्ट में डायरेक्ट आंसर। ये बीच के स्टेप नहीं देखते वो, कैसे सॉल्व किया, क्या किया, बस ये देखेंगे ये तीनों बराबर लिखे हैं या नहीं, ये फॉर्मूला बराबर बराबर लगाया कि नहीं। यहाँ पे याद रखना, फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ इंटू क्या करना है। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ तो गलती मत कर देना, इंटू 100 हर जगह लिखना है। जहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हो वहाँ इंटू 100 करते जाओ, और इसकी स्टेप्स बढ़ाते जाओ। मैंने तो ऐसे ऐसे लिखा है, आपको ऐसे ऐसे लिखते जाना है, नीचे पेज भरते जाएंगे ना। आज हम सप्लीमेंट्री भरेगी आपकी, लगेगा एग्जाम, अरे हाँ लिखा है, बहुत सारा लिखा है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि व्हाट इज आर। आर आर क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ एन एटम, एटम की रेडियस है। ओके, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो पीछे लिखवाया था, लिखा था ना, ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट। अभी 3-3 मार्क के 3 क्वेश्चन हो गए अभी। हाँ, हो गया अभी। अभी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप मेरे नोट्स एक बार रिवाइज कर लोगे स्टेप, मुझे लगता है ये वाले स्टेप इजी लगे होंगे आपको। थोड़े बहुत डिफिकल्ट है, बट एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट। ये तो वही दिया हुआ है, ये करने ये वही जो मैंने लिखा था, ये वही है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली
न्यूमेरिकल पे आ जाओ। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बताओ क्या है ये फॉर्मूले में। लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू, याद है, एन एम अपॉन ए क्यूब एन ए, रो इज इक्वल्स टू एन एम अपॉन ए क्यूब एन ए। अब मोलार मास का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मोलार मास इज इक्वल्स टू, बोलो, ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं समझे, इधर भेजेंगे तो रो और ये एन और ए क्यूब ऊपर आ जाएगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब एन ए अपॉन एन, ये रहा, सिर्फ घुमा दिया थोड़ा सा। बस ये इतना ही है। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक ये रो, ये याद रखना, मोलार मास याद रखना। उसके आगे क्या करना है आपको, मोलार मास m कंटेन Na पार्टिकल्स, x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन, तो ये बोल रहा है कि x ग्राम ऑफ मेटल कितने पार्टिकल कंटेन करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, जो Na है, Na को डिवाइड करना है कैपिटल M से, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा होगा, डायरेक्टली इन्होंने मेंशन किया है इधर, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखा है, V इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, V अपॉन ए क्यूब। एक्स इंटू एन ए। ओके, ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में, मुझे इस फॉर्मूले में डिफरेंस बताओ क्या क्या है। दो चीज़ें चेंज है इसमें, क्या क्या, एक तो ये, हाँ ये तो सेम है, इसमें भी है, और ये एन इसमें भी है, लेकिन ये और ये चेंज है, ये और ये चेंज है या नहीं चेंज। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, रो अपॉन एक्स कर दिया है, ये इसको एम बाई एन ए को, देखो ये एम बाई एन ए यहाँ पे भी लिखा, एन बाई एन ए बाई एम मैंने यहाँ पर लिखा है, इन्होंने इसको ऐसा रेसिप्रोकल कर दिया। पर ठीक है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको आगे का समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, ठीक है। ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, कैसे सॉल्व करना है, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगाया हुआ है, ये देखो, तो फार्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है, ये फार्मूला लिख लो अभी, इसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम में काम आएगा। ये एक ये लिख लो, और एक ये फार्मूला लिख लो, ये वाला, ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
लिखा दोनों, इंपॉर्टेंट मार्क करो उनको, दोनों फॉर्मूला को। ओके, इंपॉर्टेंट मार्क किया। ओके, अभी एक काम करते हैं, पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट सी एंड डी क्रिस्टलाइजेज एफसीसी स्ट्रक्चर। यहाँ क्लियरली मेंशन किया है कौन सा स्ट्रक्चर है, एफसीसी। एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एटम्स ऑफ सी जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ओके, फिर उसके बाद एटम्स ऑफ डी आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। जो एटम्स ऑफ सी है वो सेंटर ऑफ फेसेस, फेसेस पता है क्या होते हैं, जैसे मान लो ये कॉर्नर है, 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 और ये फेसेस है, ये फेसेस होते हैं। आया समझ में, आगे और पीछे। ओके, फेस मतलब ट्यूब खेला है वो, डाइस के ऊपर कौन से उसके साइड साइड में होता है ना नंबर, क्यूब के साइड में ही होता है ना। डाइस खेली है क्या, लूडो के लिए, उसमें साइड में ही रहता है 1 2 3 4 5 6। तो ये एक तो सेंटर पे क्यूब, सेंटर पे एटम है, सेंटर पे क्या, कॉर्नर पे एटम है, ये यहाँ पे हर कॉर्नर पे, और एक फेसेस पे। फेस मतलब समझते हो, उसकी एक साइड। ठीक है, तो अभी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, वो पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यहाँ कॉर्नर कितने हैं, मुझे बताओ, आप फटाफट बोलो कॉर्नर कितने हैं। 8 कॉर्नर है, लिखा है यहाँ पे। ओके, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर एटम टू द लिमिट। अब मैंने आपको बोला था, याद है, 8 इंटू 1/8 है ना, 1/8 कॉर्नर। हर एक क्यूब कितने कॉर्नर से अटैच है, 1/8 कॉर्नर, बोला था मैंने। 1/8 कॉर्नर इज अटैच विद द 8 क्यूब, बोला था, ये इधर ऊपर ऐसा ऐसा, पीछे, है ना, इधर, हर ऐसे 8 क्यूब से वो कनेक्टेड रहता है। एक 1/8 कॉर्नर इज अटैच विद द 8 क्यूब। ओके, यहाँ पे लिखा है, इसीलिए तो फॉर्मूला आया था अपना कट करके। ओके, हेंस द नंबर ऑफ सी एटम्स दैट बिलोंग्स टू द यूनिट सेल इज 8 इंटू 1/8। तो ये इससे कट हो जाएगा, कितना आएगा, 1 होगा। यहाँ समझ में आया। उसके बाद आपको पता है, अब जो डी एटम है, अब डी एट द सेंटर ऑफ द फेसेस। अब फेस कितने हैं मुझे बताओ, कितने, एक फेस एक एटम है वो 2 फेसेस में डिवाइड होगा, बोला था उस दिन, बुक का एग्जांपल लिया था। एक फेस है और एक फेस है, ये दोनों मिलेंगे तो बीच में एटम आएगा यहाँ पे। तो 1/2 लिखूंगा, बीच में आएगा तो, बीच में आया तो उसको क्या लिखेंगे, 1/2, उसको हाफ ही लिखते हैं। ओके, इनटू टोटल फेसेस कितने हैं, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, कितना आएगा। तो सी को क्या लिखेंगे, 1, डी को क्या लिखेंगे, रेशो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा। अरे सी तो एक है ना, सी कितना आया, सी कितना आया, अभी बनाया था ना, सी कितना आया 1, डी कितना आया 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सी डी 3। अरे सी 1 है, डी 3 है, तो सी डी 3। आया क्या समझ में, पक्का। सी कितने, 1, और डी का वैल्यू क्या आएगा, द नंबर ऑफ डी एटम्स बिलोंग्स टू यूनिट सेल इज 3, सो वी हैव सी डी 3। हाँ, डायरेक्ट आता है, सी की जगह एक्स आ जाएगा, डी की जगह वाई आ जाएगा, तो XY3। नहीं समझे, तो ज़रूरी नहीं कि सी के फॉर्म में पूछे, वो एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं।